नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। सारे के सारे लोगों का हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दीप्ति सिंह एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राणा विजय सिंह और स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी दोस्तों, हाँ लेट हो गया भाई, लेट हो गया हूं, बट इंतजार हुआ खत्म। अब आपकी जियोग्राफी की क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, वेलकम भाई, वेलकम। सारे लोगों का स्वागत है। चलिए, ये आपका कमेंट कर लो। चलिए दोस्तों, हम जियोग्राफी की क्लास के बारे में बात कर रहे थे और आज तक के अगर कोई बच्चा नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चा पटवारी के नोट्स अगर कभी खरीदना चाहता है तो पटवारी के नोट्स के लिए हमारी LIG स्क्वायर पर आकर के हमारी ब्रांच पर विजिट कर सकता है, तथा एक नंबर में बता रहा हूं, इस नंबर पर आप कॉल करके पटवारी के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। अगर जो भी बच्चा पटवारी के नोट्स खरीदना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉल करें और पटवारी के नोट्स खरीद सकता है। 9522203738। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करें और कॉल करके पटवारी के नोट्स को प्राप्त कर सकता है। नंबर गलत हो गया, 3703 3703 37038। इस नंबर पर कॉल कर सकता है और विजिट करके पटवारी के नोट्स को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की। फटाफट से एक बार सारे के सारे लोग जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे जियोग्राफी की, और अगर हम बात करें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो जियोग्राफी आती है वो बेसिक टू एडवांस आपको सिखाई जाएगी। जो भी बच्चा एकदम बिल्कुल नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो रोज डेली क्लास जो होने वाली है जियोग्राफी की, पर डे हम मिलेंगे रोज को रोजाना रात को 9 बजे, और 9 बजे से लगा करके 10 बजे तक डेली जो करंट अफेयर के पहले क्लास होती है तो उसमें आपको जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी। जो भी बच्चा MPPSC की तैयारी कर रहा है तो बेसिक से एडवांस लेवल तक बात करेंगे हम जियोग्राफी की। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें जियोग्राफी की तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जियोग्राफी है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी की। दोस्तों, कमेंट करना आप थोड़ा सा बंद करें, क्योंकि मैं अब आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करूंगा। आपको सिर्फ सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बीच बीच में मैं कमेंट लेता रहूंगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें जियोग्राफी की, तो आखिर में जियोग्राफी है क्या। अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो जियोग्राफी जो है एक यूनानी वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी वर्ड है, यूनानी भाषा का शब्द है। और अगर मैं इस यूनानी भाषा के शब्द की बात करूं तो ये एक यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफिया से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है दोस्तों? ग्राफिया से मिलकर के बना है। और इस ग्राफिया का मीनिंग क्या होता है? वर्णन करना। और जियो मतलब कि पूरी की पूरी पृथ्वी का हमें वर्णन करना रहता है, पूरी की पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना रहता है। इसीलिए हमने क्या बोला है? पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या बोला है दोस्तों? पृथ्वी का अध्ययन करना। मैं अगर बात करूं सबसे पहले जियोग्राफी की, किसकी बात करूं दोस्तों? जियोग्राफी की। अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो इसे ही हम बोलते हैं हिंदी में क्या? भूगोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूगोल। और अगर हम बात करें भूगोल की तो ये जो जियोग्राफी है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, 2 टर्म से मिलकर के बना है। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो ये 2 शब्दों से, 2 टर्म से मिलकर के बनी है। इन 2 शब्दों से मिलकर के बनी है। कौन से 2 शब्द है सर? तो एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया। कौन सा है दोस्तों? एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का ही मीनिंग होता है अर्थ। क्या होता है दोस्तों? अर्थ, या इसी को हम बोलते हैं क्या? पृथ्वी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी। और अगर मैं ग्राफिया की बात करूं तो ग्राफिया का ही मतलब होता है टू डिस्क्रिप्शन। टू डिस्क्रिप्शन
मतलब कि वर्णन करना। क्या होता है दोस्तों? वर्णन करना। अगर मैं इन दोनों शब्दों की बात करूं तो एक है जियो, दूसरा है ग्राफिया, और इन दोनों शब्दों को ही अगर मैं मिला दूं तो दोनों शब्दों को मिलाने के बाद ही हमारे पास क्या निकल करके आ जाती है? जियोग्राफी की डेफिनेशन। क्या निकल करके आ जाती है? जियोग्राफी की डेफिनेशन। और अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, किसकी बात करूं दोस्तों? जियोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो जियोग्राफी से ही दो शब्दों से मिलकर के ये जियोग्राफी बना है। ये जो जियोग्राफी है, ये जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से, एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया। और इन दोनों शब्दों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों शब्दों को मिलाने के बाद ही हमारे पास क्या निकल करके आ जाती है? तो हमारे पास निकल करके आ जाती है इसकी डेफिनेशन। क्या निकल करके आ जाती है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन। टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। इन दोनों शब्दों के मीनिंग को ही जब हमने मिला दिया तो मिलाने के बाद ही हमारे पास क्या निकल करके आई? डेफिनेशन निकल करके आई। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले who was used by जियोग्राफी वर्ड, सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति ही हुआ करता था यूनान का, जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था दोस्तों? इरेटोस्थनीज। उसी इरेटोस्थनीज ने सबसे पहली बार जियोग्राफी शब्द का उपयोग किया था। इसीलिए अगर हम बात करें कि जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, हु वाज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो अगर हम जियोग्राफी के जनक की बात करें तो जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इरेटोस्थनीज को। बहुत सारी बुकों में हिकेटियस भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि हिकेटियस कौन है सर, तो अगर मैं बात करूं इरेटोस्थनीज की, किसकी बात करूं दोस्तों? इरेटोस्थनीज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गई? हमारी अर्थ हो गई। क्या हो गई दोस्तों? अर्थ हो गई। और इस अर्थ पर क्या है? तो इस अर्थ के ऊपरी भाग, इसकी सतह पर बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या है दोस्तों? पर्वत है, इस पर बहुत सारे क्या है? पठार हैं, बहुत सारे क्या है? मैदान हैं, बहुत सारी रिवर्स, नदियां हैं। तो इन सारी की सारी चीजों का व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया था किसने? हिकेटियस ने। तो अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी का, किसका दोस्तों? अर्थ पे, पृथ्वी पर इन सारी की सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने वाला व्यक्ति और इनको डिस्क्राइब करने वाला व्यक्ति था हिकेटियस। कौन था दोस्तों? हिकेटियस। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी का जनक तो किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये मल्टीपल बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बताइए जियोग्राफी का जनक किसे कहते हैं, तो वो हिकेटियस को बोलते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इस पे सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने वाला व्यक्ति था हिकेटियस। इसीलिए अगर मैं बात करूं कि सिस्टमेटिक जियोग्राफी का जनक किसे कहते हैं, तो बोलते हैं हिकेटियस को। किसको बोलते हैं? हिकेटियस को। अगर मैं बात करूं सिस्टमेटिक की, सिस्टेमेटिक जियोग्राफी की, व्यवस्थित भूगोल की, व्यवस्थित भूगोल की अगर मैं बात करूं कि बताइए व्यवस्थित भूगोल का फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल के अगर मैं जनक की बात करूं तो कहा जाता है हिकेटियस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिकेटियस को। और अगर सिर्फ जियोग्राफी के जनक की बात करूं तो किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है दोस्तों? इरेटोस्थनीज को। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टमेटिक या व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है हिकेटियस को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के आगे की चीजों को भाई हिकेटियस जो है ना, वो हिकेटियस व्यवस्थित भूगोल का जनक है। इरेटोस्थनीज जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक नहीं है, लूसेंट में दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, कि व्यवस्थित भूगोल का जनक हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है, लेकिन वो गलत है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा कि जो जनक है भूगोल का, वो भूगोल का जनक किसे माना गया है? इरेटोस्थनीज को माना गया है। ये बात ध्यान रखिए, बुकों में ऐसा दिया हुआ है, लूसेंट में स्पेशली ये बात दी गई है
कि जो भूगोल है उस भूगोल का जनक हिकेटियस को माना है, लेकिन एक्चुअल तौर पर ऐसा नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी का जनक कहा जाता है और व्यवस्थित भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अरे मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये सही है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए अनुराधा तिवारी जी, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको ये बात पता चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम जियोग्राफी की अगली चीजों की बात करें। देखिए भाई, हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं डियर, अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की अगर हम बात करें, चाहे लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, या किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो जो जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं वो जियोग्राफी से मेनली क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो वो आते हैं इंडियन जियोग्राफी से। कहां से आते हैं दोस्तों? इंडियन जियोग्राफी से आते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले सर हम जियोग्राफी में पढ़ना ही क्या स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी की बात करेंगे। हम पूरी की पूरी जो भूगोल है पूरा का पूरा, इस पूरी की पूरी जियोग्राफी को हम दो फेजेस में डिवाइड करेंगे, दो भागों में विभाजित करेंगे। एक भाग जो होगा, उस एक भाग की अगर हम बात करें तो एक इंडियन जियोग्राफी की बात करेंगे और एक हम वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करेंगे। इंडियन जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इंडियन जियोग्राफी में भी हम सबसे पहले फिजियोग्राफिक रीजन की बात करेंगे, पर्वत पठार की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, मैदान की बात करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड में भी इन्हीं सारी की सारी चीजों की बात करेंगे। फिर क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे, फिर हम सॉइल की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम प्लेन्स की बात करेंगे, मैदान की बात करेंगे, आइलैंड्स, मल्टीपल जो चैप्टर होंगे उनकी हम बात करेंगे। तो पूरी की पूरी अगर जियोग्राफी की बात करें तो हम सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी की, और इंडियन जियोग्राफी में भी हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भारत के सामान्य परिचय की, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, भारत के सामान्य परिचय की। और अगर हम भारत के सामान्य परिचय की बात करें तो सर भारत के सामान्य परिचय में हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो अगर मैं आज इंडिया की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? आज मैं भूगोल में इंडिया की अगर बात करता हूं, भारत की बात करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जो पूरा का पूरा भारत है, इस पूरे के पूरे भारत की बात करूं तो जो मानव की सभ्यता है, इस मानव की सभ्यता की शुरुआत जहां से हुई, बस वहीं से हमारे देश की शुरुआत भी मानी जाती है। जितना ही पुराना कल्चर हमारा है, जितनी ही पुरानी संस्कृति हमारी है, बस उतना ही पुराना इतिहास हमारे देश का भी है। अगर मैं पूरे के पूरे इंडिया की बात करूं तो हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। बस सिंधु घाटी की सभ्यता के ही पैरेलल, उसके ही समांतर एक दूसरी सभ्यता हुआ करती थी जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं। और इस मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडिया की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता की बात करूं तो बस जहां से सिंधु सभ्यता चालू होती है उसके भी प्राचीन से हमारे देश का इतिहास रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम भारत के सामान्य परिचय में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे सर, तो अगर हम भारत के सामान्य परिचय की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले हम भारत के अन्य नाम की बात करेंगे, अदर नेम ऑफ इंडिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अदर नेम्स की बात करेंगे, अन्य नामों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अन्य नाम। भारत के क्या क्या नाम रहे हैं, किस किस नाम से भारत को और जाना जाता है। फिर भारत के हम अवस्थिति की बात करेंगे, स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम भारत की लोकेशन की बात करेंगे कि भारत की आखिर में स्थिति कहां पर है, वर्ल्ड में भारत का नक्शा कहां पर है, इसकी बात करेंगे। फिर हम इसके बाद में बात करेंगे फ्रंटियर की। किसकी बात करेंगे? फ्रंटियर की। अगर हम बात करें कि फ्रंटियर क्या है सर, तो फ्रंटियर में हम बात करेंगे कि भारत की जो सीमा है वो सीमा में पड़ोसी देश क्या कौन से हैं। किसकी बात करेंगे? हम फ्रंटियर की बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश क्या है। और फिर हम बात कर लेंगे इसमें ही किसके बारे में? भारत की बाउंड्री के बारे में। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भारत की बाउंड्री की बात करेंगे। भारत की सीमा जो है वो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ मिस्र की है भाई, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है, वो जो सबसे प्राचीन सभ्यता की बात की जाती है।
ठीक है, चलिए आगे हम कंटेंट पर ध्यान देंगे। भाई कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कमेंट करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। चलिए हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। तो सर सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा होगा? तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारत के अन्य नाम। कौन सा होगा? भारत के अन्य नाम। चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की कि अगला टॉपिक कौन सा होगा। तो हम बात करेंगे भारत के अदर नेम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भारत के अन्य नामों की हम बात करते हैं कि अदर नेम ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। अदर नेम ऑफ इंडिया, अदर नेम ऑफ इंडिया, भारत के अन्य नामों की बात करेंगे। इंडिया के अन्य नामों की हम बात करेंगे। तो सर भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें भारत के अन्य नामों की, तो जैसे आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में सबसे पहले आगमन हुआ है, हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात अगर हम करते हैं तो हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता, जो 1750 ईसा पूर्व से लगा करके 2500 ईसा पूर्व तक एग्जिस्ट किया करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर हमारे देश की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हमारे देश की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है वैदिक सभ्यता। और ऐसा बताया गया है मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। मैक्स मूलर एक मध्य एशिया का रहने वाला व्यक्ति था और इसी मैक्स मूलर ने ऐसा बताया है कि आपके देश में, भारत देश में सबसे पहला जो आगमन हुआ था वो हुआ था आर्यंस का, आर्यों का। और ऐसा बताया गया है कि आर्यंस जो भारत में आए थे वो भारतीय उपमहाद्वीप के खैबर दर्रे से होकर के भारत में आए थे। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि भारत में जो खैबर दर्रे से भारत में आगमन हुआ आर्यों का, और जिस स्थान पर आर्यों ने पूरे के पूरे उत्तर तथा उत्तर भारत पर अधिकार किया और बस यहीं आकर के वो बस गए, इसीलिए भारत को जो सबसे प्राचीन नाम, सबसे पुराना नाम मिला है वो नाम ही कौन सा मिला है दोस्तों? तो मिला है आर्यावर्त। कौन सा मिला है? आर्यावर्त मिला है। तो अगर मैं भारत के सबसे प्राचीन नाम की बात करूं तो सबसे पुराना नाम कौन सा मिला है दोस्तों? आर्यावर्त। कौन सा मिला है? आर्यावर्त मिला है। और ये जो आर्यावर्त है ये किसने दिया है? तो ये दिया है आर्यन ने। किसने दिया है दोस्तों? आर्यों ने दिया है। तो अगर मैं भारत देश के सबसे प्राचीन नाम की बात करूं तो भारत देश का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है दोस्तों? तो है आर्यावर्त। कौन सा है दोस्तों? आर्यावर्त है। और अगर मैं बात करूं कि भारत देश के सबसे दूसरे प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं तो भारत का दूसरा सबसे प्राचीन नाम कौन सा है सर? तो भारत देश के दूसरे सबसे प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं तो वो है भारत। कौन सा है दोस्तों? भारत। जो किससे पड़ा है? तो ये पड़ा है राजा भरत के नाम पे। किसके नाम पे पड़ा है दोस्तों? राजा भरत के नाम पर ही भारत को दूसरा सबसे प्राचीन नाम मिला है, जिसको भरत के नाम से हम देखते हैं। लेकिन सर ये राजा भरत कौन है? तो अगर मैं बात करूं कि आज जहां पर हरियाणा का कुरुक्षेत्र है, बस यहीं पर पौरव वंश का ही एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दुष्यंत। और इसी दुष्यंत की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था शकुंतला। और इसी दुष्यंत और शकुंतला का ही एक बेटा हुआ जिसका नाम था भरत। क्या नाम था दोस्तों? भरत नाम था। और बस इसी भरत ने पूरे के पूरे भारतवर्ष पर अधिकार किया और इस पर आकर के इन्होंने शासन किया। बस इसी कारण से हमारे देश को दूसरा सबसे प्राचीन नाम मिलता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से जानते हैं। हमारे देश के अगर हम तीसरे सबसे प्राचीन नाम की बात करें तो हमारे देश का तीसरा सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? तो हमारे देश का तीसरा सबसे प्राचीन नाम है हिंदुस्तान। कौन सा है दोस्तों? हिंदुस्तान। हमारे देश में सबसे प्राचीन अगर आक्रमणों की बात करें तो हमारे देश में सबसे प्राचीन जो आक्रमण किया था वो किया था किसने? यूनानियों ने। किसने किया था दोस्तों? यूनानियों ने किया था, ईरानियों ने किया था, सॉरी ईरानियों ने क्या किया था। और जो ईरानी हुआ करते थे, इन ईरानियों की अगर हम बात करें तो 550 ईसा पूर्व में ही साइकस नामक एक शासक हुआ करता था जो हक्कामनी वंश का शासक हुआ करता था। और बस इसी के शासन काल में ही एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था डायमेकस, या जिसे दारा सिको के नाम से हम जानते हैं। बस इसी ने भारत में सबसे पहले 516 ईस्वी में आक्रमण किया और भारत में एंटर किया। और जब भारत में ये एंटर किया तो एंटर करने के बाद में इसने जो सिंधु नदी है हमारे देश की पहचान, बस इसी सिंधु नदी को स का उच्चारण ह के रूप में करते थे और बस यही सिंधु को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। और बस इसी हिंदू नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को और उसी स्थान को इसने क्या नाम दिया? इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। और इसके पास की जितनी भी जनता यहां पर लोकेटेड हुआ करती थी, एग्जिस्ट किया करती थी, उन्हें ही क्या बोला? हिंदू नाम बोला।
या हिंदू कहा। अगर हम हमारे देश के अगले प्राचीन नाम की बात करें तो हमारे देश को लास्ट अगला जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है कौन सा? इंडिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे देश के 2 नाम मिलते हैं, इंडिया दैट इज भारत, भारत या इंडिया, हमें 2 नाम मिलते हैं। अगर हम बात करें कि सर हमें इंडिया नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे यूनानी। कौन थे दोस्तों? यूनानी थे। अगर हम यूनानियों की बात करें तो हमारे देश में जो 326 ईसा पूर्व में सबसे पहले मकदूनिया का ही एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर, और उसी सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण किया और उसने ही जो इंडिया की पहचान सिंधु रिवर थी, इसी सिंधु रिवर को नाम दिया क्या? इंडस रिवर। और यहाँ के रहने वाले लोगों को नाम दिया क्या? इंडियंस। और जिस स्थान पर ये एग्जिस्ट क्या करते थे उसी स्थान को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। अगर हम हमारे देश के अगले प्राचीन नाम की बात करें तो हमारे देश का अगला प्राचीन नाम कौन सा था? तो हमारे देश का अगला जो प्राचीन नाम था वो था जम्बूद्वीप। कौन सा था दोस्तों? जम्बूद्वीप। हमारे देश का अगला जो प्राचीन नाम था वो अगला प्राचीन नाम कौन सा था? तो 5वां हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है जम्बूद्वीप। कौन सा है दोस्तों? जम्बूद्वीप। और ये जम्बूद्वीप हमें कहां से प्राप्त होता है? तो 2 जगहों में इसका एक्सटेंशन, 2 जगहों से हमें यह जानकारी मिलती है। एक तो अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे पुराण हैं उन पुराणों में हमें कौन सा नाम मिलता है, तो जितने भी हमारे पुराण हैं उस पुराणों में हमारे देश को न तो इंडिया कहा जाता था, न ही आर्यावर्त कहा जाता था, न ही हिंदुस्तान कहा जाता था। हमारे पुराणों में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता था? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें कि और कहां पर मिलता है, तो जितने भी जैन धर्म के साहित्य है उन जैन धर्म के साहित्यों में, और जितने भी हमारे बुद्ध धर्म के साहित्य हैं उन बुद्ध धर्म के साहित्यों में हमारे देश को कौन सा नाम मिलता है? तो हमारे देश को नाम मिलता है जम्बूद्वीप। कौन सा मिलता है दोस्तों? जम्बूद्वीप नाम मिलता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे देश के सर कितने अदर नेम है, क्या अन्य नाम है, तो हमारे देश के अन्य नाम है, एक आर्यावर्त है, दूसरा भारत है, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया और 5वां जम्बूद्वीप। बहुत सारी जगह पे हमारे देश को दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जम्बूद्वीप विश्व को नहीं बोला जाता है बेटा काव्या जी, जम्बूद्वीप इंडिया को बोला जाता है। जम्बूद्वीप इंडिया को बोला जाता है। जैनियों ने भी जम्बूद्वीप कहा है। हाँ ठीक है भाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत को जो प्राचीन नाम मिला है वो प्राचीन नाम कौन सा है? जम्बूद्वीप है। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भाई। चलिए, जितने ज्यादा नंबर आप स्टूडेंट रहेंगे उतने ही ज्यादा कंटेंट, उतना ही ज्यादा चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम दूसरी चीजों पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, स्लाइड में आया है कि बताइए भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर हम भारतीय भूगोल के जनक की बात करें या फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। सर जेम्स रेनेल को क्यों कहा जाता है? तो जेम्स रेनेल ने ही 1782 में सबसे पहली बार इंडिया का पूरा मैप बनाया था। क्या बनाया था? इंडिया का पूरा मैप बनाया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया का मैप तो किसने बनाया था, तो सर इंडिया का मैप तो एनविले ने बनाया था। किसने बनाया था? एनविले ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? एनविले ने। अगर हम बात करें कि भारत के मैप की, मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया, भारत का जो मैप था वो भारत का मैप किसने बनाया था? तो 1752 में सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये बनाया था एनविले ने। किसने बनाया था? एनविले नामक एक व्यक्ति हुआ करता था, भूगोलविद हुआ करता था। उसने सबसे पहले इंडिया का मैप बनाया था। लेकिन इसने इंडिया का मैप पूरा नहीं बनाया था, इंडिया का मैप अधूरा बनाया था। लेकिन उस अधूरे मैप को कंप्लीट किसने किया था? तो किया था जेम्स रेनेल ने। किसने किया था दोस्तों? जेम्स रेनेल ने किया था। इसीलिए भारत के भूगोल का जनक या इंडियन जियोग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? तो इंडियन जियोग्राफी का जनक बोला जाता है जेम्स रेनेल को। किसको बोला जाता है? जेम्स रेनेल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों पर हम बात करते हैं। भारत की स्थिति की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों? भारत की स्थिति जानना हमें क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि स्थिति जानने की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर हम आज जहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर हम
स्थित है, जहां पर लोकेटेड है। अगर हमें स्थिति जानने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो हमें लोकेशन की जरूरत पड़ती है, स्थिति की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम विभिन्न, अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी इसका एक ग्रह है, इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। और इन्हीं 7 महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह पे स्थित है। और अगर हम बात करें कि अलग अलग जगहों पर स्थित है, इसीलिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए भी हमें जरूरत पड़ी थी किसकी? स्थिति की। इसीलिए हमने हर देश की लोकेशन को ट्रेस किया, हर देश की लोकेशन निकाली। सर लेकिन लोकेशन हमने ली कैसी? तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से एक बॉल ली, एक गेंद ली, और उस गेंद को नापने के लिए हमने 2 तरीके से उस पर लाइनें ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल की और एक वर्टिकल की। जो हॉरिजॉन्टल लाइनें थी, इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइनों को हमने किस नाम से जाना? तो इन्हें अक्षांश के नाम से जाना। और जितनी भी वर्टिकल लाइनें थी, इन सारी की सारी वर्टिकल लाइनों को हमने किस नाम से जाना? तो देशांतर के नाम से जाना। जितनी भी स्थिति हमें देखना होती है, जितनी भी जगहों को हमें नापना होता है, तो सारे के सारे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। और जितनी भी टाइमिंग होती है, डेट का जो इशू होता है, उसको सोल्व करने के लिए हम देशांतर का सहारा लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम अभी अक्षांश और देशांतर की पूरी बात नहीं करेंगे कि कितनी अक्षांश होती है, कितनी देशांतर होती है, इन सारी चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। हम सिर्फ मेनली ऊपर ऊपर इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहां पर है। फिर हम इसके बाद में एक टॉपिक ही है वर्ल्ड जियोग्राफी में, हम इसकी बात करेंगे अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड तथा लेटीट्यूड एक टॉपिक ही है जिसके बारे में हम बात करेंगे। किसमें? तो हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, एमपीपीएससी का सिलेबस वगैरह सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, और आगे बढ़कर हम बात करें कि ये क्या है? ग्लोब है। क्या है दोस्तों? ग्लोब है। और आप इस ग्लोब की अगर हम बात करते हैं तो इस ग्लोब पर आप 2 तरीके से लाइनें ड्रॉ की हुई देख रहे हो, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, 2 तरीके से लाइनें हैं पूरे के पूरे ग्लोब पर। और इस पूरे गोल आकृति की बात करें तो इस गोल आकृति को हमने 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था। बीच में से एक लाइन ड्रॉ की जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री। चलिए सबसे पहले पर हम समझते हैं कि सर ग्लोब क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ग्लोब क्या है। अगर मैं बात करूं इस गोल आकृति की तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? ग्लोब। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लोब बोलते हैं। और अगर हम इस ग्लोब की बात करें तो ये जो ग्लोब है ये क्या है? आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब की अगर मैं बात करूं तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का कृत्रिम प्रारूप। क्या है दोस्तों? पृथ्वी का कृत्रिम प्रारूप, जिसे क्या बोलते हैं? हम ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। सर ग्लोब होता क्या है? तो एक ऐसा गोला, एक आर्टिफिशियल बॉल जिस पर 2 तरीके से लाइनें ड्रॉ की हुई है। क्या की हुई है? 2 तरीके से लाइनें ड्रॉ की हुई है। और अगर हम ग्लोब के निर्माता की बात करें कि सबसे पहले ग्लोब बनाया किसने था, तो ये बनाया था मार्टिन बेहम ने। किसने बनाया था दोस्तों? मार्टिन बेहम ने बनाया था। और मार्टिन बेहम की अगर हम बात करें तो इसने ग्लोब का सबसे पहली बार क्या किया था? निर्माण किया था। चलिए दोस्तों, और अगर हम बात करें कि विश्व के मानचित्र को सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये बनाया था अनेकजी मेंडर ने। किसने बनाया था? अनेकजी मेंडर ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विश्व भूगोल का निर्माता किसे कहा जाता है? Who made up ग्लोब इन फर्स्ट टाइम? सबसे पहले ग्लोब का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो था मार्टिन बेहम। कौन था? मार्टिन बेहम। लेकिन अगर हम बात करें कि हु मेड द फर्स्ट टाइम इन विश्व मैप, वर्ल्ड का मैप बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था अनेकजी मेंडर। कौन था? अनेकजी मेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर हमने 2 तरीके से लाइनें ड्रॉ की। एक की है अक्षांश। इन्हें ही क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें ही बोलते हैं हम लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब कि क्षैतिज रेखाएं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएं। जो क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें ही क्या बोलते हैं? हम अक्षांश बोलते हैं। और कुछ लाइनें हमने ड्रॉ की जिसे क्या बोलते हैं? हम लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये जो लॉन्गिट्यूड थी इन्हें ही क्या बोलते हैं? हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर। और जो लॉन्गिट्यूड थी, इन लॉन्गिट्यूड के आधार पर अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड के आधार पर और लेटीट्यूड के आधार पर भारत का क्या क्या
एक्सटेंशन है। तो पूरे के पूरे ग्लोब की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ये हो गई क्या, 0 डिग्री। क्या हो गई दोस्तों, 0 डिग्री। ये क्या है, 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, या इसे ही क्या बोलते हैं हम, विषुवत रेखा बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इससे ही हम पूरे के पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अगर हम इस पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध को ही समझने की कोशिश करें तो हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। उत्तरी मतलब उत्तर की ओर, गोलार्ध, गोला आधा, मतलब कि आधे गोले को क्या बोलते हैं, गोलार्ध। तो ऊपर वाला जो है इसे ही क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला हिस्सा है इसी को क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। इसे ही हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम बात करें कि इसे ही हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक उत्तर का हिस्सा, एक दक्षिण का हिस्सा, लेकिन इस ग्लोब को हमने दो भागों में डिवाइड किया तो दो भागों में डिवाइड करने में सिर्फ दो भागों में डिवाइड किया, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर पता चलेगी। अगर हमें इस जीरो से लगा करके यहां तक की डिस्टेंस को कवर करना हो तो इसके लिए हम सर क्या करेंगे, तो इसीलिए हमने इस ग्लोब को फिर दो भागों में डिवाइड किया और हमने कुछ खड़ी लाइनें भी डाल दी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। और ये जो ग्रीनविच लाइन है, इस ग्रीनविच लाइन को हमने कहां पर खींचा है, तो ये खींचा है लंदन में। कहां पर है दोस्तों, ये है लंदन में। लंदन से ग्रीनविच रेखा को हमने खींचा तो इसे ही हमने दो भागों में फिर डिवाइड कर दिया। ये कौन सी है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री की अगर बात करें तो ऐसे हमने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड किया है। ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमने पूरे के पूरे ग्लोब को चार भागों में डिवाइड किया है। और पूरे के पूरे चार भागों में अगर हम बात करें कि सर फिर इंडिया कहां पर है, इंडिया की लोकेशन कहां पर है, तो हम देखते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी अपने पूरे के पूरे अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए हमने ग्लोब पर 23.5 डिग्री की एक लाइन खींची। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो जो 23.5 डिग्री लाइन है, 23.5 डिग्री जो लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसीलिए हमने 23.5 डिग्री लाइन यहां पर भी खींची। और ये जो 23.5 डिग्री लाइन थी इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं मकर रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से। और अगर हम पूरे के पूरे इंडिया की लोकेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत को प्रॉपर दो भागों में डिवाइड एक लाइन करती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लगाए, किस नाम से जानते हैं हम, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। एक बार जोरदार तरीके से भाई सेशन को शेयर कीजिए, मजा आने वाला है। पूरा का पूरा जियोग्राफी जो है वो अब आपकी उंगलियों पर नाचेगा। जानकारी बहेगी आपके रक्त में, जैसे हीमोग्लोबिन बहता है ऐसा भूगोल बहेगा। ठीक है, चलिए केकड़ा मच्छी वाली रेखा नहीं है भाई रे भाई, मकर रेखा और कर्क रेखा है। चलिए चलिए हम इंडिया का एक मैप बना लेते हैं भाई। उस मैप पे मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ये लिखी हुई रहने दो, मैं एक मैप ले लेता हूं और मैप बना करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो इंडिया का कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप है। कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप है। और अगर इस प्रकार के हम इंडिया के मैप की बात करें, ठीक है, हम इंडिया के मैप की अगर हम बात करते हैं
इंडिया की अगर हम मैप की बात करते हैं तो इंडिया को बीचों बीच से एक लाइन डिवाइड करती है जिसको हम क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? 23.5 डिग्री लाइन बोलते हैं। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। क्या जानते हैं दोस्तों? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इंडिया का एक्सटेंशन बहुत सारा बड़ा है दोस्तों। तो यहां से कोई लाइन पास हुई होगी, यहां से भी कोई लाइन पास हुई होगी, यहां से भी कोई लाइन पास हुई होगी और यहां से भी कोई लाइन पास हुई होगी। तो किस किस जगह से कौन कौन सी लाइन पास हुई है हम इस पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं दोस्तों? इस पे बात करते हैं। तो जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इनको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। ये वाली भी कौन सी हो गई? अक्षांश हो गई। कौन सी हो गई? अक्षांश हो गई। ये खड़ी लाइनें कौन सी है सर? तो ये हो गई देशांतर। कौन सी हो गई? देशांतर। ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर। सर ये कौन सी देशांतर रेखाएं हैं फिर? तो अगर हम बात करें भारत के एक्सटेंशन की तो भारत का एक्सटेंशन 4 भागों में हमने डिवाइड करके इसको देखा है कि 4 तरीके से लाइनें हैं। कौन कौन सी लाइनें हैं उस पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाली रेखा दोनों अक्षांश है, ये वाली रेखा दोनों कौन सी है? देशांतर है। और अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो पूरे ग्लोब में ये 0 डिग्री हो गई। इंडिया का मैप कहां पर है? तो इस जगह पे इंडिया का मैप है। तो भारत किस स्थिति में है दोस्तों? तो उत्तर की ओर है। कैसे है? उत्तर की ओर है। और ये क्या है? ईस्टर्न ओर है, पूर्वी ओर है। तो भारत के अगर पूरे एक्सटेंशन की मैं बात करूं कि पूरा का पूरा भारत कहां पर है? तो उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? उत्तर पूर्व में है, पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में। तो इंडिया के अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया कहां पर है? तो इंडिया की अगर मैं बात करूं भारत की, किसकी बात करूं दोस्तों? इंडिया की बात करूं मैं भारत की कि सर भारत कहां पर है? तो भारत है उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में सर अक्षांश तथा देशांतर के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो कहां पर है? तो अगर हम बात करें भारत के अक्षांश तथा देशांतर की तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर एक्सटेंशन की मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत लोकेटेड है। वहीं अगर हम देशांतर के माध्यम से बात करें कि सर देशांतर में क्या है भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहां पर है? 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की स्थिति दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करें कि सर भारत का कुछ हिस्सा जो है वो द्वीपों के रूप में भी है। किसमें है? द्वीपों के रूप में भी है। तो अगर हम द्वीपों के रूप की बात करें कि सर द्वीपों के रूप में भारत का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो भारत के जो द्वीप है और भारत के द्वीपों में भी कौन? अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो भारत से कुछ नीचे भी है। इसीलिए भारत का जो एक्सटेंशन है वो पूरे भारत की अगर हम बात करें, पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में कहां पर आएगा? तो आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। क्या आ जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट बंगाल की खाड़ी से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो अगर हम पूरे के पूरे ग्लोब की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? पूरे के पूरे ग्लोब में भारत के मैप की बात करें तो पूरे के पूरे ग्लोब में भारत का क्या स्थिति आ जाएगी दोस्तों? भारत की स्थिति जो है इस पे ही बना देता हूं मैं। ठीक है, चलिए यहां एक छोटा सा मैप बनाता हूं और इस छोटे से मैप में मैं सारी की सारी जानकारी को पुट आउट करता हूं। ठीक है, चलिए अरे देखो, एक रेखा जो यहां से गई है इसको हम किस नाम से जानते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट के नाम से। यहां से जो रेखा गई है इसको किस नाम से जानते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट के नाम से। यहां से एक रेखा जो गई है इसको किस नाम से जानते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट के नाम से। और यहां से एक रेखा पास हुई है इसको किस नाम से जानते हैं? 97 डिग्री 25 मिनट के नाम से। 97 डिग्री 25 मिनट के नाम से। लेकिन भारत का कुछ एक्सटेंशन द्वीपों के रूप में भी यहां पर है।
और दीपों के रूप में यहां से है, इसीलिए एक रेखा यहां से पास हुई है और इसको किस नाम से जानते हैं हम? 6 डिग्री 4 मिनट के नाम से। ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं अक्षांश के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अक्षांश के नाम से। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का कैसा एक्सटेंशन हो गया? तो उत्तर से दक्षिण में, सॉरी कैसा हो गया दोस्तों? उत्तर से दक्षिण में हो गया। तथा पूर्व से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया पूर्व से पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आगे सर हमने भारत की लोकेशन को देख लिया कि भारत की लोकेशन वर्ल्ड में कहां पर है। तो वर्ल्ड में अगर भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति क्या लिखोगे दोस्तों? भारत की स्थिति, तो स्थिति क्या लिखोगे? अक्षांश में। किसमें? अक्षांश में अगर हम बात करें तो अक्षांश में लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहां तक लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। वहीं अगर हम बात करें देशांतर के माध्यम से, किससे बात करें? देशांतर के माध्यम से अगर हम बात करें तो देशांतर के माध्यम से आएगी 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? संपूर्ण भारत की। किसकी बात करें दोस्तों? संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण भारत के एक्सटेंशन में विस्तार में अक्षांश चेंज हो जाएगा और अक्षांश क्या आ जाएगा? तो संपूर्ण भारत के अक्षांश की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांश जो होगा वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा एक्सटेंशन। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे इंडिया की लोकेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो भारत का खूबसूरत सा मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। और भारत के खूबसूरत से मैप में अगर हम बात करें कि सर ये कहां कहां पर है, तो देखिए दोस्तों हमने बात की थी सबसे पहले उत्तर से लगा करके दक्षिण तक की। किसकी बात की थी? उत्तर से लगा करके दक्षिण तक की हमने बात की थी। चलिए उत्तर से दक्षिण में कहां कहां पर एक्सटेंशन है उसकी बात करते हैं। चलिए ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में अगर हम बात करें तो ये हो गया क्या? 37 डिग्री 6 मिनट। नीचे की अगर हम बात करें तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट। नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं कि भारत के सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये क्या है? तमिलनाडु। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का ये लास्ट जो पॉइंट है इसको किस नाम से जानते हैं हम? इसको जानते हैं केप कोमोरिन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? केप कोमोरिन के नाम से, केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन में क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? अक्षांश। वहीं अगर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है तो यहां से ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? लद्दाख के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लद्दाख के नाम से। और लद्दाख में ही ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में क्या बात करें हम तो यहां पर पड़ता है क्या? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं अगर हम बात करें कि ये सारी की सारी क्या है दोस्तों? तो ये है अक्षांश। क्या है? ये है अक्षांश। वहीं अगर हम बात करें कि सर इस एक्सटेंशन की बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 6 मिनट। यहां से एक लाइन पास होती है 68 डिग्री 7 मिनट, जिसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं देशांतर। सर फिर एक लाइन यहां से भी पास हुई है और इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहां से एक लाइन जो पास हुई है इसको जानते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है ये? देशांतर। क्या है? देशांतर। चलिए ये हमारे देश की कैपिटल हो गई जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भारत का पूर्व से पश्चिम में अगर एक्सटेंशन की बात करें तो भारत का पूर्व से पश्चिम में एक्सटेंशन कितना है? तो ये है 29-33। कितना है? 29-33। भारत के पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो ये है 29-33, 2933 किलोमीटर का। वहीं अगर हम बात करें कि सर फिर उत्तर से दक्षिण तक का एक्सटेंशन कितना है, तो अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन है 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर हम इसको पूरे के पूरे कैलकुलेशन करें और पूरे के पूरे कैलकुलेशन में अगर हम बात करें कि 3214 माइनस 2933
तो पूरे के पूरे एक्सटेंशन में पूरा का पूरा जो भारत है वो कितना डिफरेंस है सर? तो 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा। फिर 11 में से अगर हम बात करें कि 11 में से सर 3 गए तो कितने बचे? तो ये बचे हैं 8। कितने बचे हैं? 8। फिर अगर हम बात करें कि 2 में से 9 मतलब 11 में से 9 गए तो कितना बचा? 2। और 3 में से 2 गए तो 2, 3 में से 3 गए तो कितने बचे? 0। तो अगर हम बात करें कि भारत के उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर का अंतर है सर? तो 281 किलोमीटर का। कितना है दोस्तों? 281 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, चलिए भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम के अगर हम विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हाँ भाई 15,200 जो है वो बाउंड्री है भारत की स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है और 7516 है, वो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ 281 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम कुछ चीजों के बारे में और पढ़ने की बात करें। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम भारत के कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। सर यहां पर भी है, यहां पर से एक्सटेंशन है, यहां पर भी एक्सटेंशन है और यहां पर भी। तो अगर हम बात करें कि भारत के जो 4 बिंदु है वो 4 बिंदु कहां कहां पर है, तो अगर हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? उत्तरी बिंदु की। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। और लद्दाख ये जम्मू कश्मीर नहीं है भाई, ये क्या है? लद्दाख है। ये कहां पर है? ये है लद्दाख में। और लद्दाख में सर कौन सा बिंदु है? तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। कौन सा है? उत्तरतम बिंदु है। और उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? तो ये नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है दोस्तों? इंद्राकोल नाम है। वहीं अगर हम बात करें कि सर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अगर हम भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें और भारत की मुख्य भूमि की बात करें, किसकी बात करें? भारत की मुख्य भूमि की। तो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर पड़ता है? तो मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट जहां पर पड़ता है वो किस्सा क्या नाम है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी के पास में, या कन्याकुमारी का हिस्सा है जिसको हम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। और भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, या इसे बोल सकते हैं दक्षिणी बिंदु। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहां पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पे, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। फिर भारत की अगर हम बात करें कि सर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पर पड़ता है गुजरात में। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में कौन सा पड़ता है सर? तो गुजरात में कच्छ जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कच्छ जिले में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। क्या नाम है दोस्तों? गौर माता। वहीं अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर पड़ेगा? 97 डिग्री 25 मिनट पे। इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये वाला हिस्सा जो है इसमें पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कहां पर पड़ता है? तो एंजो नामक एक क्या है? एंजो नामक एक जिला है, और इसी जिले में एक जगह है जिसको किस नाम से जानते हैं? किबतू के नाम से। किस नाम से जानते हैं? किबतू के नाम से। तो अगर हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबतू। क्या हो जाएगा? किबतू। वहीं अगर हम बात करें कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा कौन सा दोस्तों? गौर माता। कौन सा हो जाएगा? गौर माता। सर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंद्राकोल। कौन सा हो जाएगा? इंद्राकोल। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन सर भारत का कुछ हिस्सा तो किस रूप में है? द्वीपों के रूप में है। और अगर द्वीपों के रूप में है तो सर भारत के एक्सटेंशन में हम उसको भी काउंट करेंगे। हाँ जी दोस्तों, उसको भी काउंट करेंगे। इसीलिए मैंने बताया था कि भारत का जो एक्सटेंशन है, भारत का जो विस्तार है वो कहां से है? 6 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और वहीं पर भारत का एक द्वीप पड़ता है, जिस द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार में भी निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट वाला ग्रेट निकोबार। और उसी ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें
तो उसी ग्रेट निकोबार में सबसे लास्ट में पड़ता है कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं हम, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। सर किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं हम पिगमिलियन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पिगमिलियन के नाम से, पिगमिलियन के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं ला हिचिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ला हिचिंग के नाम से। और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पार्सेन द्वीप के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पार्सेन द्वीप के नाम से। ये इसके अन्य नाम हो गए। क्या हो गए, इसके अन्य नाम। चलिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन, पार्सेन तथा लाहिचिंग, यहां पर पार्सेन नामक एक द्वीप हुआ करता था इसी के जगह पे, ठीक है, जो लास्ट वाला द्वीप है, इसी द्वीप पर पार्सेन नामक एक जगह हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो वो जो पार्सेन नामक जगह है, वो पार्सेन नामक जगह जो है वो बंगाल की खाड़ी में डूब गई है। इसीलिए उस पार्सेन नामक द्वीप पे, पार्सेन जो द्वीप हुआ करता था या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ करता था पार्सेन, उसको पार्सेन पे हटा करके क्या कर दिया है, इंदिरा पॉइंट कर दिया है। ये इंदिरा पॉइंट ये इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको भी एक बार इरेज कर दे रहा हूं और इरेज करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, इरेज कर रहा हूं, इरेज करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बात करते हैं। चलिए, भारत के हम सबसे अंतिम छोर की बात करते हैं, अंतिम बिंदु की बात करते हैं कि भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से। अभी हम बात कर चुके थे कि इंदिरा कोल के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी दोस्तों, हमने बात की थी इंदिरा कोल के बारे में। और जो इंदिरा कोल है, ये इंदिरा कोल कहां पर पड़ता है, तो इंदिरा कोल अगर हम बात करें तो ये क्या है, भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। कौन सा, उत्तरी बिंदु। कौन सा है दोस्तों, उत्तरी बिंदु है, जो कहां पर पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। और सियाचिन ग्लेशियर के पास में दो रेंजेस पड़ती है, उत्तर में उद्रोक हिमानी है, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में एक दूसरा निचला हिस्सा है जिसको इंदिरा रेंज के नाम से जानते हैं। और ये जो इंदिरा रेंज है ये दो भागों में डिवाइड है, और इसका ही जो बीच वाला हिस्सा है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसके दूसरे बीच वाले हिस्से की अगर हम बात करें कि एक साइड ये सियाचिन ग्लेशियर है और एक साइड उद्रोक ग्लेशियर है, यहां पर एक रीच पाई जाती है बीच में, और इस बीचों बीच की जो रीज रहती है या बीचों बीच जो रीज है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं इंदिरा कोल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। और यही भारत का क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु है। भारत के अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो यह केप कोमोरिन। कहां पर पड़ता है सर, तो यह पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। केप कोमोरिन की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस भूमि का, मुख्य भूमि का। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, जिसे हम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, जो कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। और कहां पर पड़ता है, उसमें भी ग्रेट निकोबार में। कहां पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो अभी हमने बात की थी ला हिचिंग के नाम से। किस नाम से, ला हिचिंग के नाम से, पार्सेन के नाम से, और किस नाम से, पिगमिलियन के नाम से। ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के और बात करते हैं। सर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबतू। कौन सा है, किबतू। कहां पर पड़ता है सर, तो भारत के सबसे
भारत के सबसे, अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो है किबतू। भारत के सबसे, अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है गोरमाता। कहां पर है, तो ये है कहां पर दोस्तों, तो ये है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, चलिए भारत के अंतिम बिंदु की ही बात करते हैं और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के प्रभाव में भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार का लगभग समान है। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे इंडिया की बात करें तो ये पूरे के पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे इंडिया में यहां तक का जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो कितने किलोमीटर का पड़ता है सर, तो ये पड़ता है 29-33। कितना पड़ता है, 29-33। और इसके एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो कितना पड़ता है, 32-14। कितना पड़ता है, 32-14। और इसमें अगर हम बात करें कि कितनी रेखाओं का फर्क है तो हमने बात की थी पूरे इंडिया की। किसकी बात की थी दोस्तों, पूरे इंडिया की हमने बात की थी। और पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में ही हमने बात की थी कि 68 डिग्री 7 मिनट। कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट। और हमने बात की थी 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी बात की थी, 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहां से यहां तक के एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो कितनी लाइनों का फर्क है, तो 30 डिग्री का फर्क है। कितनी डिग्री का फर्क है दोस्तों, 30 डिग्री का फर्क है। परंतु भूमि पर दोनों वास्तविक समान नहीं है क्योंकि यहां से यहां तक भी 30 डिग्री का फर्क है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो अगर हम अक्षांश की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अक्षांश की अगर हम बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दो लाइनों की, वो कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। वहीं अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 111.33 किलोमीटर होती है। इसीलिए दूरियां क्या नहीं है, समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। इसीलिए इनमें क्या है, डिफरेंस है। भारत का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम प्रतीत होता है। उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बजाय पूर्व से पश्चिम के विस्तार की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी से दक्षिणी विस्तार पूरे से पश्चिम विस्तार से 281 किलोमीटर क्या है दोस्तों, अधिक है। हमने अभी बात की थी कि जो पूरे के पूरे एक्सटेंशन 32-14 की अगर हम घटा लें किससे, 29-33 से तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 281 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आवृत्ति चतुष्कोणीय है। कैसी है दोस्तों, चतुष्कोणीय है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत कैसा है भाई, चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय है। 4 भुजाएं समान है। चलिए 2 मिनट होल्ड करना भाई। चलिए चलिए आगे बात करते हैं कि भारत को हमने देखा था कि पूरे के पूरे भारत को एक लाइन है जो बराबर 2 भागों में विभाजित करती है और उसकी इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमने ग्लोब लिया था और इस ग्लोब में इक्वेटर लाइन थी और ये थी 23.5 डिग्री और भारत का एक्सटेंशन यहां पर था। और हमने देखा था कि भारत को बराबर 2 भागों में एक लाइन डिवाइड करती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। लेकिन क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए भारत को कर्क रेखा 2 भागों में डिवाइड करती है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर लगाओ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए चलो बताओ भाई। हाँ जी, ऋषभ यादव जी 8, पंडित राहुल चौधरी 14, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है भाई। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से। सारे के सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं भाई।
ठीक है, 7 से नहीं गुजरती, 8 से गुजरती है अजय कुमार जी, 8 से गुजरती है भाई। चलिए वो 8 राज्य कौन कौन से उस पर बात करते हैं। कर्क रेखा की अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले गुजरती है गुजरात से, गुजरात के बाद में राजस्थान से, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में फिर हम बात करते हैं तो झारखंड के बाद में कहां से जाती है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये 8 वह राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा उसकी कैपिटल से होकर के गुजरती है, उसकी राजधानी से होकर के गुजरती है। बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लगाइए कि बताइए भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लगा दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लगा दीजिए भाई। हाँ जी, अनुराधा तिवारी जी, झारखंड, झारखंड की ही राजधानी रांची, किसे? झारखंड की राजधानी रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए कर्क रेखा की ओर अगर हम बात करें तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत को उत्तरी भाग और भारत के दक्षिणी भाग में इसको बांटती है। इसी के कारण अगर हम बात करें कि जहां पर पूरे के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सूर्य, अगर हम बात करें तो सूर्य सबसे ज्यादा अपना टाइम एग्जिस्ट कहां पर करता है? तो करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इस हिस्से में सूर्य सबसे ज्यादा अपना टाइम 6 मंथ तक एक्सप्लेन करता है। कितने मंथ तक? 6 महीने तक सूर्य कहां पर रहता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। और इसी हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से। इसीलिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत किस हिस्से में है? तो भारत उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध दोनों में है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं उपोष्ण कटिबंध के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उपोष्ण कटिबंध के नाम से। और इस वाले हिस्से को किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां पर है भाई? तो उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। उष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में आता है। भारत का विस्तार जो है उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे भारत के मैप में अगर हम बात करें तो भारत के मैप में आप देख रहे हो कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। सारे के सारे लोग एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से मार लीजिए। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि भारत में जो कर्क रेखा है, क्या है दोस्तों? कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा जाती है दोस्तों? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सर 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से आंसर लगाओ भाई। कितने राज्य? 8 राज्य। कौन कौन से हैं? तो सर एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए भाई कि कर्क रेखा से अगर हम बात करें कि भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या दक्षिण में? जल्दी से बताइए। हाँ मित्र पर गमजा झार भाई, हम टिक ब्रिक कुछ नहीं लगाते हैं, टिक ब्रिक नहीं लगाना, ठीक है। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यार? ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भारत की मध्य प्रदेश, भारत के हृदय स्थली में बसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो भोपाल राजधानी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में? जल्दी से। साउथ में, साउथ में, साउथ में, साउथ में, साउथ में, ठीक है, उत्तर में नहीं है। रणवीर जमरा, ठीक है, उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है भाई, दक्षिण में, ठीक है। ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहां पर है? तो ये है भारत के, अगर हम बात करें कि भारत के हृदय स्थली में बसे हमारे प्यारे से मध्य प्रदेश की, और इसी प्यारे से मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल जो है वो कर्क रेखा से दक्षिण में है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो भारत की हम मानक समय रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भारत की मानक समय रेखा की। तो मानक समय रेखा की मैंने पहले ही बताया था कि जो भी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अगर ग्लोब की बात करी जाए तो इस पूरे के पूरे ग्लोब में ये जो हमने खड़ी लाइनें ड्रॉ की थी, इन पूरी की पूरी खड़ी लाइनों की अगर हम बात करें तो ये कितनी है? 360 है। कितनी दोस्तों? 360 है। ठीक चल रही है ना? बढ़िया। चलिए ये लाइनें कितनी है दोस्तों? तो ये है सारी की सारी देशांतर। क्या है? ये सारी की सारी देशांतर लाइनें हैं। और इन देशांतर लाइनों की हम बात करें तो इन्हीं देशांतर लाइनों को हम किसके लिए उपयोग करते हैं? तो जितनी भी दिनांक निकाली जाती है, जितनी भी दिनांक का यूज किया जाता है, वो सारी की सारी दिनांक तथा सारे के सारे जो दिन होते हैं, सारे के सारे जो डे है, वो सारे के सारे किससे डिसाइड किए जाते हैं दोस्तों? तो इन्हीं देशांतरों के माध्यम से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? इन्हीं देशांतरों के माध्यम से किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि भारत में कहां से गुजरती है, कौन सी रेखा है जिसे भारत की मानक समय रेखा बोला जाता है? क्या हो जाता है? भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? वर्ल्ड का मैप हो गया। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, किसकी बात करें दोस्तों? हम बात करें भारत की। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए कि ये क्या है दोस्तों? इंडिया है। क्या है? ये है इंडिया। ये क्या है दोस्तों? ये है इंडिया। ये हमारा प्यारा सा भारत है। ये पूरा हमारा इंडिया है। और इस इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में यहां बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है और इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। लेकिन आपसे तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि बताइए भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री की है? क्या पूछा जाएगा दोस्तों? कितने डिग्री पर भारत की मानक समय रेखा है? एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कीजिए, सारे के सारे लोगों को जोड़िए भाई। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलिए चलो भाई, हमने बात की है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत में कुछ इस प्रकार से गुजरती है। लेकिन सर भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री की है? तो ये है 82.5 डिग्री। कितनी है दोस्तों? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। और अगर हम बात करें कि ये वेशांतरीय नहीं है, ये देशांतरीय है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज जो इलाहाबाद है। क्या है दोस्तों? इलाहाबाद। उसी इलाहाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज से। और इसी इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद जिले में ही आता है, इलाहाबाद जिले के पास में ही, सॉरी, इलाहाबाद जिले के पास में ही एक दूसरा जिला है जिसको किस नाम से जानते हैं हम? मिर्जापुर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मिर्जापुर। पहले इसी मिर्जापुर में एक जगह हुआ करती थी नैनी। क्या हुआ करती थी दोस्तों? नैनी। पहले इस नैनी को माना जाता था लेकिन रिसेंटली इसको हटा दिया गया है और आप सिर्फ किसको मानते हैं? तो मिर्जापुर को। किसको मानते हैं दोस्तों? मिर्जापुर को। तो भारत की मानक समय जो रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है भारतीय मानक समय रेखा वो कितने डिग्री पर है? तो वो है 82.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। और ये कहां से गुजर करके जाती है? तो ये वाला हिस्सा है यूपी। क्या है? यूपी। और इसी यूपी में एक जिला है जिसका नाम क्या है? मिर्जापुर। क्या है दोस्तों? मिर्जापुर। और बस इसी मिर्जापुर से होकर के भारत की मानक समय रेखा जाती है जिसको हम 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। और ये रेखा कैसी है? याम्योत्तर रेखा। कैसी है दोस्तों? याम्योत्तर। जितनी भी ग्रीनविच की लाइनें हैं इसको किस नाम से जानते हैं? जितनी भी मानक समय रेखा जो होती है उसको याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। ये देशांतर है भाई, वेशांतर नहीं है। ये क्या है? देशांतर है। इसे देशांतर रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो ये जाती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैप में देखिए, ये वाला यूपी है। यूपी के बाद में अगर हम बात करें तो यूपी के जस्ट नीचे क्या है? एमपी है। एमपी के बाद में इधर की अगर हम बात करें तो इधर की साइड क्या है? सीजी है।
क्या है दोस्तों, सीजी है। सीजी के जस्ट नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे क्या है, ओडिशा है। और ओडिशा के जस्ट नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। तो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सर कौन कौन से हैं, तो हम बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री में। और हमने बात किसकी की है दोस्तों, इलाहाबाद की। किसकी बात की है, इलाहाबाद की। और इलाहाबाद के कहां से जाती है, तो ये जाती है मिर्जापुर से। कहां से, मिर्जापुर से। तो सबसे पहले आएगा सर उत्तर प्रदेश। क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा। और ओडिशा के बाद में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा जो है, वो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है सर, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। सारे के सारे लोग पढ़ने लग गए हैं भाई, मजा आ जाएगा। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइए भाई क्लास कैसी लग रही है। चलिए आगे कंटेंट पे ध्यान देंगे हम। सारे के सारे लोग बताइए भाई। चलिए चलो आगे हम बात करते हैं कि भारत की साथियों एक खास अनाउंसमेंट आप सभी के लिए यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप इस क्लास को प्यार दे रहे हैं, आपको वैसे ही पूरा ज्योग्राफी देखना है। और अभी चूंकि ये बेसिक चल रहा है, स्टार्टिंग है अभी, तो हो सकता है आपको ये लग रहा है सर ये तो हमको आता है। शाबाश, बहुत अच्छे अगर आपको आता है तो, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा होगा। लेकिन अब हम जाएंगे गोता लगाने। जी हाँ, अब हम धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, डीप की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा गहराई की तरफ बढ़ेंगे। और अब हम जब भारत के भूगोल में नदियां, पहाड़ और पर्वत पढ़ने वाले हैं, और नदियों को तो ऐसा मजा आएगा। देखो ये बह मत जाना, ध्यान रखना, थोड़ा नाव वाव लेके रखना, डूब मत जाना। और क्लास कैसी लग रही है मुझे बस कमेंट बॉक्स में ये जानने आया था, बेटा क्लास कैसी लग रही है बता दो आप तो। और वीडियो को शेयर करके अपने स्टेटस पे लगाना मत भूलना। रीजन ये है कि आज पहली क्लास है। ऐसे ही इतिहास की क्लास भी आ रहे हैं राहुल सर वापस, इतिहास की क्लास भी आएगी, पॉलिटी की क्लास भी आएगी, और आपकी एमपी जीके की क्लास भी आएगी। और इस बार एमपी जीके आपके लेकर आएंगे पाठक सर, बिल्कुल मजेदार तरीके से, त्रिबिन्नाट तरीके से आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आपके लिए चारों सब्जेक्ट प्लस एक टेस्ट सीरीज रंग के सर लेकर आएंगे। तो एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस आपको यहीं करवाया जाएगा हमारे साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बात का ढिंढोरा पिटवा दीजिए। बहुत शानदार, जबरदस्त, उम्दा प्रदर्शन, शानदार। ठाकुर सर शानदार रंग, बहुत अच्छे। क्या बोल रहे हैं अपने भैया, लल्लन टॉप क्लास चल रही है, शानदार चल रही है। आओ सर। तो देखो चाहते तो हम यही थे ना, देर आए दुरुस्त आए। ज्योग्राफी अब रोज लगातार आपको रात्रि 8-9 बजे प्राप्त हो रही है। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो अपने दोस्तों को बता दें, सर को बुला रहा हूं, पाठक सर भी क्लास लेकर आएंगे। आओ, पाठक सर भी लाएंगे क्लास, आपको राहुल सर भी लाएंगे। इतिहास पढ़ना है ना अपने को, मिडाइवल हिस्ट्री तो सर ने पढ़ा दी 12 घंटे की मैराथन क्लास में। जिन्हें नहीं देखी हो तो हिस्ट्री दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कर लो, 12 घंटे की क्लास है। क्योंकि अब सर उसके आगे पढ़ाने वाले हैं, इसे जिसने नहीं पढ़ी हो पढ़ लेना, ठीक है। और पंचायती राज बाय दिनेश ठाकुर सर्च कर लो, आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। ज्योग्राफी सर ने पहले पढ़ा रखी है। चलिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन धन्यवाद हमारा मत करो भैया, हमारी फैकल्टी का करो, जो इतनी रात को इतनी ठंड में, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर जाओ तो बच्चे कभी कभी पुलिस वाले रोक भी लेते हैं, लेकिन डेडिकेशन देखो। अभी घर जाना है सर को, खाना खाने के लिए जाएंगे, फिर घर पहुंचेंगे, मतलब ये मान चलो कि उनको लगेगा समय, लेकिन फिर भी आपके लिए है। तो आप भी पूरा साथ दीजिए। डेली दीप्ति एकेडमी के माध्यम से हम आपको देंगे। चलिए सर कंटिन्यू करो, सॉरी मैं लेट कर दिया। जी जी जी, कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना भाई क्लास में। चलिए इसी पे एक शायरी हो जाए भाई, ठीक है। राहुल सर भी आएंगे भाई, राहुल सर की क्लास बिल्कुल लगेगी भाई। इसीलिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। चाहे किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। सारे के सारे लोग जोरदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कीजिए और मस्त तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ठीक है। जितने ज्यादा लाइक रहेंगे, जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे, तो हमें मोटिवेट करेंगे आपको आगे की क्लासें पढ़ाने के लिए, ठीक है। 1 नंबर भाई दिशा जी, ठीक है। चलिए भाई, जियोग्राफी को पूरे बेसिक तरीके से पढ़ाई जाएगी और एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। ये सारी की सारी बेसिक चीजें चल रही है, अभी एडवांस लेवल बाकी है भाई, भूले ना भाई।
लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं मानक समय रेखा की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्यम से समय या ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी टाइम के लिए अगर हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है इससे कितने डिग्री कितने घंटे दोस्तों, 5.5 घंटे, कितने 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत का जो समय है, भारत का जो समय है वो समय लंदन के समय से कितना आगे है, क्या है दोस्तों, लंदन के समय से कितना आगे है। चलिए एक बार फिर से मैं ग्लोब बना रहा हूं, ये ग्लोब हो गया हमारा, और इस ग्लोब की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं दोस्तों, इस ग्लोब की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, इस ग्लोब की अगर मैं बात करूं कि ये क्या हो गया, हमारा ग्लोब हो गया, क्या हो गया, ग्लोब हो गया, और ये क्या हो गई 0 डिग्री, क्या हो गई 0 डिग्री, जो कहां पर है तो ये है ग्रीनविच में, कहां पर है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, जो कहां पर है, ये है लंदन में, कहां पर है दोस्तों, ये है लंदन में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो सर इंडिया तो यहां पर पड़ता है, तो इंडिया यहां पर पड़ता है दोस्तों, तो यहां से लाइनें जो आती है तो यहां से 1 2 3 4 5 ऐसी लाइनें आती है, और इंडिया का टाइम जो है वो कितने डिग्री पर आता है, तो वो आता है 82.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर आता है, 82.5 डिग्री पर आता है, और 82.5 डिग्री पर, इसीलिए यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक टोटल कितनी लाइनें हो जाती है, तो ये हो जाती है 82.5, कितनी हो जाती है दोस्तों, 82.5 लाइन हो जाती है। तो अगर मैं पूरे के पूरे एक बार एक चीज यहां पर दूसरी मैं एक्सप्लेन करने की बात करूंगा, दूसरी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, उस चीज को बिल्कुल आप सारे के सारे लोग समझ जाइए भाई, ठीक है। सारे के सारे लोग पहले सबसे पहले उस बात को समझे। आपको ब्लैंक पेपर चाहिए क्या? नहीं 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 चाहिए, चलो इससे ले लो, ठीक है। चलिए ये पूरी की पूरी क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ग्लोब है, और पूरे के पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो किसी भी गोल चीज का मान कितना होता है, 360 होता है, कितना होता है दोस्तों, 360। और अगर हम बात करें कि पूरी की पूरी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस पे घूमती है, अक्ष पर घूमती है, और जब अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने के दौरान अगर हम बात करें कि पूरी की पूरी 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाती है सर, तो ये 24 घंटे का समय लगाती है, कितने घंटे का समय लगाती है, 24 घंटे का समय लगाती है। और अगर हम बात करें कि सर 1 घंटा जो होता है उस 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो उसमें 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 60 मिनट होते हैं। तो हम देखेंगे कि 60 मिनट की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि 60 घंटे 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट 1 घंटे में होती है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर मैं बात करूं कि 24 घंटे में सर कितने मिनट होंगे, तो 24 घंटे में अगर हम मिनट की बात करें तो जीरो का क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा, 6 चौके 24, तो 24 का आ जाएगा 4, हंसी आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो मैं बता सकता हूं कि पूरे के पूरे 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, तो ये लगाती है 1440 मिनट। सर 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो बताइए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम 36 की बात करें तो भारतीय 36 12 एकम 12 और 12 12 144। अगर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो अगर हम 12 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो सर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी, तो 4 मिनट का समय लगाएगी। कितने मिनट का समय लगाएगी दोस्तों, 4 मिनट का समय लगाएगी। इसीलिए हमारे देश का समय 0 डिग्री से लगा करके कितना है 82.5 डिग्री, कितना है 82.5 डिग्री है। तो अगर 82.5 डिग्री है तो अगर मैं 82.5 को गुणा करूं किससे, 4 से, किससे गुणा करूं दोस्तों, 4 से, तो आधा डिग्री का कितना हो जाएगा 2 मिनट, कितना हो जाएगा 2 मिनट। और 4 से अगर मैं इसको गुणा करूं तो 4 दूआ 8, कितना हो जाएगा 4 दूआ 8 और 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 8 चौके 32। टोटल अगर मैं काउंट करूं तो कितना हो जाएगा
330 मिनट। कितना हो जाएगा? 330 मिनट। और अगर मैं इसको 60 से काटूं, क्योंकि मुझे घंटों में कन्वर्ट करना है, तो मैं 60 से इसको क्या करूंगा? भाग दूंगा। 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा, 6 से कैंसिल आउट करूंगा, 6 पंजे 30। क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30। बचा हुआ कितना है? 3/6। कैंसिल आउट करूंगा, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 1/2। तो हमारे पास टाइम निकल करके आ गया कि कितना आगे है, तो ये है 5.5 घंटे। कितने हैं दोस्तों? 5.5 घंटे। एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 मिनट 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, तो ये होता है 4 मिनट का। कितने दोस्तों? 4 मिनट का। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए भारत के समय से, अगर भारत के किसी भी स्थान की मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं दोस्तों? भारत के किसी भी स्थान की अगर मैं बात करता हूं कि बताइए अगर कोई देश, कोई स्थान 120 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है दोस्तों? 120 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर है। तो बताइए भारत का समय उस देश के समय से कितना आगे होगा, कितना पीछे होगा? एक बार जोरदार तरीके से बताइए भाई, सारे के सारे लोग। मेरा क्वेश्चन है कि बताइए अगर किसी देश की लोकेशन, अगर किसी देश की लोकेशन की मैं बात करूं कि कोई देश 120 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 120 डिग्री पर है। तो बताइए भारत का समय उस देश से कितना आगे या पीछे होगा? चलिए एक बार फटाफट से सारे के सारे आंसर लगाए भाई, बताइए कितना आगे होगा भाई? चलिए एक बार बिहार में पूछा गया है भाई, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी देश की लोकेशन की अगर हम बात करें तो किसी देश की लोकेशन अगर 120 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 120 डिग्री पर है। अगर कोई देश 120 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है तो बताइए भारत का जो समय रहेगा उस देश से कितना आगे या कितना पीछे रहेगा? चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। 12 मिनट नहीं होगा बेटा, 12 मिनट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इस 120 में से क्या करेंगे दोस्तों? 120 में से 82.5 को घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे? 82.5 को हम घटा लेंगे। तो 82.5 को घटाएंगे जब, तो हमारे क्या पास निकल के आ जाएगा? 20 का तो 20 आ जाएगा, 18 में से आधा चले जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आज निकल करके आ जाएगा 37.5 डिग्री। कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री। और हम इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीपल कर देंगे। जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो एक तो आधे डिग्री का 2 मिनट बन जाएगा, और 4 से अगर हम तो 7 के 28 का 8, क्या जाएगा? 28 का 8 बचा हमारे पास 2, और 4 3 12 और 2 14, 12 और 2 14, तो 150 मिनट टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? 150 मिनट। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 60 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचा कितना हमारे पास? तो बचा 3/6। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दुआ 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2.5 घंटे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.5 घंटे। तो भारत के समय से उस देश का समय कितना आगे रहेगा? 2.5 घंटे आगे रहेगा। लेकिन भारत का समय उस देश के समय से कितना पीछे रहेगा? 2.5 घंटे। हाँ भाई, 2.5 घंटे। सारे के सारे लोग सही आंसर लगा रहे हैं, 2.5 घंटे। ना पता शुभांगी वर्मा जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पीसीएस में। घटना चक्र लगाइए और घटना चक्र लगा करके उसमें देखिए। 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं भाई? इसी तरीके से जियोग्राफी को खोल खोल के पढ़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। कल 11 बजे की क्लास, 10 बजे की जो क्लास रहेगी, उस 10 बजे की क्लास में करंट अफेयर में भी बहुत भयंकर मजा आएगा। और आपको उसके पहले एक महाडोज दिया जाएगा, किसका? जियोग्राफी का। और उस जियोग्राफी में आपको पूरी तरीके से पृथ्वी के अंदर ले जाया जाएगा पानी में, और फिर डुबाया जाएगा और फिर निकाला जाएगा पूरी की पूरी जियोग्राफी को सिखा करके। सारे के सारे जिगर के छल्ले एक बार सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई, हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है।
किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है? मस्त सर, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अब पता चल गया, हाँ शुभांगी जी अब पता चल गया, तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, ठीक है। अभी तो हमारे अंदर जान बाकी है। अरे गिर कर रे कंथड़ा, हिरण कसोगी खाए, घास चरे और पुन भगे, घोड़ा सो आगे हो जाए। देख उस हिरण को, वह कौन से घी खाता है और वह कौन से चने चुबोता है, फिर भी उस घोड़े से आगे भागता है। जोश और जुनून हाई रखिए, हाई डोज मिलेगा, हाई। जियोग्राफी आज तक के आपने ऐसा महाडोज नहीं देखा होगा, ऐसा महाडोज मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के हम आगे की चीजों पर बात करते हैं, ठीक है। मानक समय रेखा की अगर हम बात करते हैं इस प्रकार, भारत की पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की हम बात करते हैं, तो भारत के एक्सटेंशन में हमने बात की थी कि भारत का जो एक्सटेंशन है, वो भारत के एक्सटेंशन की हम बात करें दोस्तों, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट। और इसकी अगर हम बात करें तो 30 देशांतरों का क्या है दोस्तों, फर्क है। और मैंने अभी बताया था कि जो एक देशांतर होती है, उस एक देशांतर के दूसरे देशांतर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 4 डिग्री का, कितना, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। इसीलिए हम 4 से अगर काउंट करें तो 30 को 4 से जब हम इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 4 3 12 120। और 120 को अगर हम मिनट से डिवाइड करके देखें तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है, गुजरात। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो सर 2 घंटे का, कितना है, 2 घंटे का डिस्टेंस है। चलिए मजा आ रहा है? चलिए अगर हम बात करें कि गौर माता, गुजरात के गौर माता से लगा करके पूर्वी बिंदु क्यूतु अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 30 देशांतर का डिफरेंस है। अगर हम टाइम की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, टाइम की बात करें कि सर कितने समय का फर्क है, तो समय में कमेंट बॉक्स में एक बार जोरदार तरीके से आंसर लगाओ कि 2 घंटे का सर अंतर है। हाँ जी 2 घंटे का आंसर है, 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश से लगा करके गुजरात के बीच में, ठीक है। कितने घंटे का, यानी 2 घंटे का डिस्टेंस में क्या है दोस्तों, 2 घंटे का अंतर है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। क्या है, भारत एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट है, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत को क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप। क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप बोला जाता है। और अगर हम उपमहाद्वीप की बात करें तो एक ऐसा लार्ज एरिया, एक ऐसा बड़ा क्षेत्रफल जिसमें एक से ज्यादा देश सम्मिलित हो, और उसे ही क्या बोलते हैं हम, उपमहाद्वीप बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें कि सर इंडिया में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें कि सर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो आता है एक तो पाकिस्तान, क्या आता है दोस्तों, पाकिस्तान। दूसरा आता है अफगानिस्तान, तीसरा आता है म्यांमार, क्या आता है, म्यांमार। चौथा आता है भूटान, क्या आता है, भूटान। पांचवा आता है कौन सा, तो पांचवा आता है नेपाल, कौन सा आता है, नेपाल। छठा आता है श्रीलंका, कौन सा आता है, श्रीलंका। और सातवां कौन सा आता है, तो सातवां आता है मालदीव, कौन सा आता है, मालदीव। ये सारे के सारे वो हैं जो भारत में किस में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। किस में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के कुछ चीजों के बारे में और बात करते हैं, कुछ चीजों के बारे में और बात करते हैं। चलिए हमने देखा था कि भारत की, फिर हम बात करते हैं भारत की स्थलीय तथा जलीय सीमा की। अगर हम पूरी की पूरी बाउंड्री की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, पूरी की पूरी बाउंड्री की बात करते हैं हम, सीमा रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करें, सीमा रेखा की बात करें, बाउंड्री की बात करें। इंडिया की हम बाउंड्री की बात करें, किसकी बात करें, बाउंड्री की बात करें, सीमा की बात करें, तो पूरी की पूरी जो इंडिया की बाउंड्री है, वो पूरी की पूरी इंडिया की बाउंड्री को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो जलीय सीमा, कैसी सीमा, जलीय सीमा। कैसी सीमा दोस्तों, जलीय सीमा। एक तो हम बात करते हैं भारत में इसकी जलीय सीमा की, किसकी बात करते हैं, जलीय सीमा की बात करते हैं। भारत की अगर हम
सीमा की बात करें तो बाउंड्री जो होती है, भारत की जो सीमा है, उस सीमा को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो जल की सीमा और एक है स्थल की सीमा। क्यों है जल की और स्थल की सीमा? तो हम भारत को जब देखते हैं तो अगर इंडिया की हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को हम देखते हैं कि भारत, ये जो भारत है, ये पूरा का पूरा नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा जो है वो कैसा है? तो यहां पर एक हिंद महासागर, क्या है दोस्तों? हिंद महासागर। और इस हिंद महासागर की हम बात करें तो नीचे हिंद महासागर और ये पूरा का पूरा जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इस पूरे के पूरे ऊपरी वाले हिस्से में स्थल से जुड़ा हुआ है। तो भारत दो तरीके से जुड़ा हुआ है, एक तो स्थल से और एक जल से। तो अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा कितनी है सर, और स्थलीय सीमा कितनी है? तो अगर हम स्थल की सीमा की बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें कि सर जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। लेकिन भारत का तो सर कुछ एक्सटेंशन, कुछ विस्तार ऐसा है कि द्वीपों के रूप में भी है। किसमें सर? द्वीपों के रूप में भी है। और अगर हम द्वीपों की बात करें कि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है, इंक्लूडिंग आइलैंड, द्वीपों सहित, अगर हम द्वीपों सहित बात करें तो द्वीपों सहित कितनी है दोस्तों? तो द्वीपों सहित है 7516। कितनी है? 7,516.6, कहीं कहीं पर 5 भी दिया हुआ है। तो द्वीपों सहित अगर भारत की जलीय सीमा की बात की जाए तो जलीय सीमा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7,516 किलोमीटर पॉइंट 6। और अगर सिर्फ और सिर्फ भारत की जलीय सीमा की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 6,100। कितनी हो जाएगी? 6,100। हाँ, उस पर भी आते हैं कि किस पे कितनी सीमा लगते हैं भाई, बाउंड्री भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। 4096, हाँ सब कुछ सही है भाई, उस पर भी आते हैं। अरे आपको जियोग्राफी से नहलाया जाएगा, सब तो रखिए भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की अत्यंत विशाल है और इसकी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें और तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो दो भागों में दुगुनी होती है। हमने देखा है कि स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा 15,200 है। वहीं जलीय सीमा की बात करें तो सिर्फ 7,500, और 7,500 को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये डबल हो जाएगा। तो इसीलिए भारत की जलीय सीमा से दोगुनी है क्या? स्थलीय सीमा। दोगुनी है क्या? स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200। और अगर हम बात करें कि भारत की मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी सीमा है जलीय? तो 6100 है। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के कुछ द्वीप है जिसमें अंडमान निकोबार की हम बात करते हैं और हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। किसकी बात करते हैं? अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आलियाबेत, खलियाबेत और जितने भी सारे द्वीप हैं, उन सारे के सारे द्वीपों की अगर हम बात करें तो उन सारे द्वीपों को मिला करके भारत की सीमा कितनी है दोस्तों? तो सारे द्वीपों को मिला करके है 7516। कितनी है? 7516। इसके सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? तो है गोवा की। किसकी है दोस्तों? गोवा की है। आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे कि किस किस राज्य की कितनी कितनी जलीय सीमा है और कितनी कितनी स्थलीय सीमा है। और हम बात करेंगे कि बताइए भारत की राज्य की अगर हम बात करें तो भारतीय पूरा का पूरा जो कंट्री है, पूरी की पूरी भारतीय कंट्री, उसमें कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और कितने राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो एक बार अगली स्लाइड पर आते हैं और अगली स्लाइड पर हम आकर के देखते हैं दोस्तों। ये भारत का मैप हो गया। और अगर भारत के मैप में बात करूं तो ये वाला रीजन जो है, इस पूरे के पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो ये यहां हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बांग्लादेश। और इधर की साइड अगर हम बात करें तो कुत्ते की आकृति का एक देश है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, ये पाकिस्तान। और इसके नीचे पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? जल वाला हिस्सा है। क्या है दोस्तों? ये पूरा का पूरा जल वाला हिस्सा है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अरब सागर के नाम से। किस नाम से? अरब सागर के नाम से जानते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी। किस नाम से? बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको पूरे को किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर। किस नाम से? हिंद महासागर। एकमात्र महासागर
जो भारत के नाम पे रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि सर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इस पूरे के पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो ये कैसी सीमा बनाता है, तो ये बनाता है सर जलीय सीमा। ये कैसी सीमा बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। और यहां से लगा करके अगर यहां तक की मैं बात करूं तो ये कैसी सीमा बना रहा है सर, तो ये बना रहा है स्थलीय सीमा। कैसी बना रहा है, स्थलीय सीमा बना रहा है। और अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो सर हमने अभी बात की थी कि 75 16.6 किलोमीटर की बनाता है, वहीं स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। लेकिन सर कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए कि बताइए कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के जलीय सीमा बनाते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए कि बताइए कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। लक्काद्वीप की भी बात करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लक्काद्वीप की जरूर बात करेंगे। चलिए बताइए कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो सर एक तो हो गया गुजरात, क्या हो गया, गुजरात। गुजरात के बाद में क्या है सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में क्या है सर, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, गोवा। क्या है, गोवा। गोवा के बाद में क्या है सर, तो ये है कर्नाटक। क्या है, KRT, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में ये वाला क्या है सर, तो ये है KRL, केरल। क्या है, केरल। केरल के बाद में ये वाला क्या है सर, तो ये है तमिलनाडु। और इसके बाद में ऊपर जाते हैं तो ये क्या है सर, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में ये वाला हिस्सा सर, तो ये वाला रीजन क्या है सर, तो ये है ओडिशा। क्या है दोस्तों, ओडिशा। और ये रीजन क्या है, वेस्ट बंगाल। क्या है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। तो अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं कि जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सारे के सारे लोग जो 8 लगा रहे हैं वो गलत है। सारे के सारे लोग ध्यान रखिएगा कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। फिर मैं बात करूं कि सर बताइए कितने राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। भाई सेशन को शेयर कीजिए, मजा नहीं आ रहा है, एक बार सेशन को शेयर कीजिए। अभी तो सिर्फ 11 बजी है, हम तो 11 घंटे और चला देंगे। आप तो बने रहिए और सेशन को शेयर कीजिए जमाजम तरीके से। चलिए हम अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं कि स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम बात करते हैं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो जलीय भी बनाता है और स्थलीय भी बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये सर गुजरात हो गया, उसके बाद में ये वाला राज्य राजस्थान। ये वाले राज्य की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पंजाब। पंजाब के बाद में इधर अगर हम बात करें तो यहां से ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या हो जाएगा, लद्दाख। ये वाला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये हो जाएगा उत्तराखंड। ये वाला यूपी। ये हो जाएगा बिहार। ये हो जाएगा सिक्किम, SKM। ये वाला राज्य की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। बीच में असम, नीचे की साइड ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेघालय। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ये हो जाएगा मिजोरम। ये हो जाएगा मणिपुर। ये हो जाएगा नागालैंड, NG। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और ये वेस्ट बंगाल। तो सर कितने राज्य हो गए जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो एक गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हो गया हिमाचल प्रदेश, 5 हो गया उत्तराखंड, 6 हो गया यूपी, 7 हो गया बिहार, 8 हो गया सिक्किम। और अगर हम बात करें कि ये क्या हो गया, 7 सिस्टर। ये क्या हो गई, 7 सिस्टर। 8 7 कितने हो गए दोस्तों, और ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो टोटल अगर हम काउंटिंग करें सर, तो टोटल कितने राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 7 15 और 1 16। कितने हो गए, 16। तो सर 16 राज्य ऐसे हैं। स्टेट की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, राज्यों की बात करें अगर हम, तो कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो ये हो गए कितने, 16। लेकिन सर 2 यूनियन टेरिटरी भी है। कितने हैं, 2 केंद्र प्रशासित राज्य भी है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं, 2 क्या है, केंद्र प्रशासित राज्य। अगर आपके पास में ऑप्शन में 18 हो
तो 18 हम सही मार्क करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ राज्यों की, तो कितने राज्य हैं दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 16 राज्य हैं। पहले हुआ करते थे 17। कितने हुआ करते थे? 70 हुआ करते थे, 17 हुआ करते थे। लेकिन आज कितने हैं? आज है भाई 16। ठीक है, चलिए भाई नंबर आप स्टूडेंट बढ़ाइए भाई, मजा आए तो। 16 राज्य, हाँ 16 राज्य हैं और 2 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम कंटेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए आप जब हमसे और हम आपसे जब कैलिब्रेट हो जाएंगे ना तो और मजा आएगा। चलिए हम भारत की अगर जलीय सीमा की बात करें तो सर जलीय सीमा कौन कौन से हो जाएंगे? तो हमने देखा था गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो ये कैसे राज्य हो गए? तो ये हो गए जलीय सीमा बनाने वाले। फिर हम सर बात करते हैं कि सर स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो स्थलीय सीमा की हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि बताइए सर कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो जलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात है, जो कितनी बनाता है? 1214 किलोमीटर की बनाता है। बहुत सारी किताबें ऐसी है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है। और गुजरात कैसी बनाता है? तो गुजरात बनाता है 1600। ये डाटा गलत है भाई। ठीक है, सही क्या है? 1214 किलोमीटर। फिर हम बात करें कि सर सबसे कम कौन सा बनाता है? तो सबसे कम हमने देखा था कि गोवा बनाता है। कौन बनाता है? गोवा बनाता है। कितनी बनाता है? तो ये बनाता है 118 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 118 किलोमीटर। शायद से ये जो है ये शायद गलत है, नहीं सॉरी सही है भाई, 118 किलोमीटर ही बनाता है। कितनी बनाता है? 118 किलोमीटर ही बनाता है गोवा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, वो भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की स्थल की जो सीमा है वो अत्यंत विशाल है। जलीय सीमा की दोगुनी है। कितनी है? जलीय सीमा की दोगुनी है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है सर कितने राज्यों से जाती है, तो मैंने बताया था कि एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, आठवां सिक्किम। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की बात की थी, असम की बात की थी, नागालैंड की बात की थी, मणिपुर की बात की थी, मिजोरम की बात की थी, त्रिपुरा की बात की थी और हमने बात की थी वेस्ट बंगाल की। तो टोटल हमने स्टेट की बात की थी, टोटल राज्यों की बात की थी। किसकी बात की थी दोस्तों? राज्यों की बात की थी। तो कितने राज्य ऐसे हैं? तो राज्यों की बात की थी तो हमने बात की थी 16 की। कितने की बात की थी दोस्तों? 16 राज्यों की बात की थी। और फिर हम बात करें कि कितने सर यूनियन टेरिटरी है, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो है 2। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितनी लगती है? 18 लगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार बताइए भाई सारे के सारे लोग मिलकर के कि सर 11 बज गई, 11 बजे के बाद में लॉकडाउन लग जाएगा। हाँ भाई, आज तो भाई भूख भी लग रही है, खाना भी नहीं खाए हैं। सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भाई एक बार जोरदार तरीके से सारे के सारे लोग कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा है। एक बार सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं कि भाई सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ आप कल पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा रहा सेशन भाई? मजा आ रहा है सारे के सारे लोग? चलिए भाई आप लोग बस इसी तरीके से हमारे साथ कैलिब्रेट होते रहे भाई। जियोग्राफी आपको इस तरीके से सिखाई जाएगी, इस तरीके से बताई जाएगी, इस तरीके से कि आपको सारी की सारी जियोग्राफी मुख्य जवानी याद हो। ठीक है, जैसे हमें किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती और सारा का सारा डाटा आपको दिया जाता है। अभी बहुत सारी चीजें, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में ही बाकी रह गई है। मुझे भारत का विस्तार बताया था, उस विस्तार में मैंने ये बताना है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल की हमने बात नहीं की, एरिया कितना है 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या की हमने बात की करना है। भारत में विश्व के आधार पर भारत किस स्थान पर आता है इसके बारे में बात करना है। जनसंख्या की बात करना है, जनसंख्या के आधार पर कौन सा बड़ा देश है, कौन सा छोटा देश है। अभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बाकी है। ठीक है, बहुत अच्छी रही शुभांगी वर्मा जी। भाई रोज रात को 9 बजे आपको
रोज रात को 9 बजे आपसे हम रूबरू होंगे और रूबरू होकर के आपको जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी। अगर अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, या तो किसी भी वनडे कंपटीशन या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी की सारी तैयारी करवाई जा रही है। पिछली बार भी सर ने बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए हैं। अभी एमपीएसआई का बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लॉन्च होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे पटवारी का पूरा बैच पढ़ाया गया है। और सर ने यह भी बात कही है, कई बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि एमपीपीएससी का पूरा जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा हमसे रूबरू होना चाहता है और रूबरू होकर के हमसे मिलना चाहता है और ऑफलाइन क्लास में हमसे आकर के जुड़ना चाहता है, तो हमारी 2 ब्रांचें चालू हैं, एक भौरकुआ पर है और एक LIG स्क्वायर पर है। कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है तो आकर के हमसे मिल सकता है और आकर के पढ़ सकता है। जो भी बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा है और अगर नोट्स चाहता है तो नोट्स के लिए वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है 979522। वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है 9522237038। इस पे कॉल कर सकता है और पटवारी के नोट्स को ले सकता है। पटवारी के नोट्स की अगर हम बात करें तो भाई बेहतरीन तरीके से हमारे पाठक सर ने उसमें कंटेंट डाला है। पंचायती राज पढ़ करके आपका दिल खुश हो जाएगा। सारे के सारे टीचरों ने, सारे के सारे शिक्षकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की है। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए लास्ट में कुछ चंद लाइनें कह करके मैं सेशन को समाप्त करने की बात कहूंगा और सेशन को समाप्त करूंगा। ठीक है, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूं जान बहुत पछताओगे। ठीक है, चलिए भाई हो गया भाई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। शिवरात्रि सब बखैर। सारे के सारे लोग गुड नाइट भाई। सारे के सारे लोगों को कल मिलते हैं 9 बजे और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद।